नमस्ते, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। शारदा जी के बेटे प्रतीक की शादी थी। बारात लड़की वालों के घर नियत समय पर पहुंच चुकी थी। दुल्हन के रूप में अंशिका बहुत सुंदर लग रही थी। जयमाला हो रहा था और स्टेज पर लड़की वालों की भीड़ लगी हुई थी। थोड़ी देर में जयमाला की रस्म खत्म हुई, लेकिन इस बीच शारदा जी और कैलाश जी यानी कि प्रतीक के पिताजी को लड़की वालों और लड़की का एटीट्यूड कुछ अलग सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शादी करके वह कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। काफी दबदबा बनाकर रख रहे थे उनके ऊपर। शारदा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रतीक सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर था, इसलिए काफी देखभाल करके शादी तय की थी शारदा जी ने। पर अब लड़की वालों का व्यवहार, बात बात पर उनका दबदबा बनाना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। छोटी छोटी बात पर लड़की वाले हावी होने की कोशिश कर रहे थे। शारदा जी और कैलाश जी इसी बारे में बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने पीछे से लड़की के मामा और लड़की के पापा की आवाज सुनी। अरे, लड़का सरकारी नौकरी में है, राज करेगी हमारी अंशिका और सबको दबाकर रखेगी। और नहीं तो क्या, अब वह जमाना गया कि लड़की वाले दबकर रहते थे और लड़के वाले हावी रहते थे। लड़की की मां ने बोला, अरे आप लोग धीरे बातें करो, कोई सुन ना ले। इस पर लड़की के मामा ने बोला, अब बारात लेकर आ गए हैं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी और हमारा दबदबा भी देखेंगे। इसीलिए तो हम इन्हें इतना अपना रुतबा दिखा भी रहे हैं, ताकि हमारी अंशिका को गलती से भी कभी कुछ कहने की जुर्रत न करें। साथ ही ससुराल में अंशिका से कभी गलती से कोई ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी न करें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच में यह सारी बातें प्रतीक के माता पिता के कानों में पड़ चुकी थीं। अंशिका के पापा और मां की बातें सुनकर शारदा जी और कैलाश जी तो हतप्रभ थे। ये कैसी बातें कर रहे थे ये सब? अभी यह सब कुछ शारदा जी और कैलाश जी सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें लड़की के पापा की आवाज सुनाई दी, क्योंकि वह लोग उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे। लेकिन लड़की वालों ने देखा नहीं था कि प्रतीक के मम्मी पापा वहां पर बैठे हैं और वह अपने बातों में लगे हुए थे। अंशिका के पापा ने बोला, और नहीं तो क्या, अब वह जमाना गया। गलती से भी अगर हमारी बेटी को कुछ बोल दिया ना, तो ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। और ऊपर से प्रतीक सरकारी नौकरी में है, पहले नौकरी जाएगी और फिर जेल जाएगा। इससे अच्छा है कि हमारी बेटी को हमेशा खुशी से रखें। इसीलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर अपनी हेकड़ी दिखानी जरूरी है, ताकि वह समझ जाए हम कोई सीधे साधे लड़की वाले नहीं हैं। शारदा जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, खासा रुतबे वाले परिवार से शारदा जी और कैलाश जी थे। प्रतीक की अच्छी नौकरी थी। रिश्ता तय करते वक्त लड़की वाले कितने अच्छे से बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल सभ्य लग रहे थे। और अब जब बारात लेकर आए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह की शादी करने से तो हमारे प्रतीक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह तो कभी भी कोई भी इल्जाम लगा सकती है प्रतीक के ऊपर। लेकिन तभी पीछे से अंशिका के पापा ने एक चिंता जताई, लेकिन साले साहब, कहीं ज्यादा हेकड़ी दिखाने के चक्कर में ये लोग शादी से ही मना न कर दे। तो लड़की के मामा ने कहा, क्या जीजा जी, अब बारात लेकर आ गए हैं तो क्या बिना शादी किए हम उन्हें जाने देंगे? हम तो तुरंत पुलिस को बुला लेंगे और सीधा दहेज की बात करेंगे। शादी तो उन्हें हर हाल में करनी ही पड़ेगी। अब तो यह सारी बातें सुनकर शारदा जी और कैलाश जी का मन खट्टा हो गया। अंशिका उन्हें बहुत पसंद थी और प्रतीक भी उसे बहुत पसंद करता था। पर इन लोगों की बातें सुनकर शारदा जी और कैलाश जी बहुत परेशान हो गए। यह तो अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या करेंगे। हमारे बेटे और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इनके चक्कर में। उन्होंने खुलकर अंशिका के मम्मी पापा से बात करने की सोची। कैलाश और शारदा जी अंशिका के मम्मी पापा के पास गए और बोले, देखिए समद्धि जी, अब तो प्रतीक और अंशिका की शादी होने वाली है। उन्होंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो हमारी बेटी अंशिका आपके घर की बहू बनकर जाने वाली है। शारदा जी ने अब अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था और शारदा जी ने बोला, जी बिल्कुल, अंशिका अब हमारे घर बहू बनकर आने वाली है और उसके पहले अगर हम कुछ बातें क्लियर कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे भविष्य में अंशिका का जीवन खुशहाल रहेगा। अंशिका के मम्मी पापा थोड़ा हैरान थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। शारदा जी ने बोला, देखिए भाई साहब, अब आजकल हमारा जमाना तो रहा नहीं। छोटी छोटी बात पर बेटे बहू की लड़ाइयां होती रहती हैं और कोई किसी को पर कुछ भी इल्जाम लगाता रहता है, क्योंकि आजकल के बच्चे किस तरह के हैं आपको भी पता है।
अंशिका के मम्मी पापा हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह क्या बातें कर रही है शारदा जी, वह भी हम जैसे शातिर लोगों से। शारदा जी ने आगे बोला, देखिए भाई साहब, आजकल शादी के बाद बहुत तरह की परेशानियां हो रही है और कई मामलों में लड़के वाले बेकसूर होते हुए भी सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। हम दोनों अपने बेटे प्रतीक से बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपने बेटे प्रतीक के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दे सकते। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे आपको अपनी बेटी की चिंता है, मुझे भी तो अपने बेटे की चिंता होगी, क्योंकि पहले तो लोग सिर्फ बेटी की चिंता करते थे शादी के वक्त, पर अब बेटों की भी चिंता होती है। जमाना काफी बदल चुका है। अंशिका के मम्मी पापा ने बोला, आप कहना क्या चाहती है? शारदा जी ने आगे बोला, देखिए, शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन उसके पहले स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट साइन होगा कि हमने आपसे कोई भी दहेज नहीं लिया है, और अगर आपने कुछ दिया है अपनी बेटी को तो अपनी मर्जी से दिया है। जो भी आपकी मर्जी है अपनी बेटी को दीजिए या न दीजिए, और उन सब सामानों की वीडियोग्राफी भी होगी, पर एग्रीमेंट के साथ ही शादी होगी। लेकिन लड़की वाले खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आप ऐसी बातें ठीक शादी से पहले क्यों कर रहे हैं? हमें तो लगता है आपको ज्यादा दहेज चाहिए। इस पर अंशिका के मम्मी पापा ने बोला, हमने ऐसा कब कहा कि हम शादी नहीं करेंगे? हम बिल्कुल शादी करेंगे, बल्कि अभी तुरंत करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं कि हमने आपसे कोई दहेज नहीं लिया है। बस यह एग्रीमेंट बनाकर हमें दे दे, और जो कुछ भी अपनी बेटी को शादी में दे रहे हैं उसके बारे में भी उसमें लिख दें सबके सामने। उसके बाद शादी हो जाएगी, क्योंकि आजकल लड़की वाले लड़के वालों को भी टॉर्चर करते हैं। मुस्कुराकर शारदा जी ने कहा। अंशिका के मम्मी पापा को समझ में आ गया था कि शारदा जी और कैलाश जी बहुत होशियार है। कैलाश जी ने लड़की के पापा से बोला, इसमें टेंशन की क्या बात है? हम तो शादी करने को तैयार है। इसमें कोई गलत बात तो मुझे नहीं लग रही। बस हम अपना पक्ष में मजबूत करना चाहते हैं, और सबको अपना पक्ष मजबूत करने का हक है। कल को अगर आप कोई झूठा केस थाने में हमारे खिलाफ कर दे कि हमने आपसे दहेज लिया, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कि हमने दहेज नहीं लिया? अब लड़की वालों को समझ में आ गया था कि कैलाश जी और शारदा जी बेवकूफ नहीं है। वह भी अपने बेटे का साथ हर कदम पर देंगे, और एक बार भी कैलाश जी और शारदा जी ने यह नहीं कहा कि वह शादी नहीं करेंगे। नहीं तो फिर लड़की वाले बहुत आसानी से साबित कर देते कि उन्होंने दहेज की वजह से शादी तोड़ दी, और फिर प्रतीक की जिंदगी खराब हो जाती। अब लड़की वालों के पास कोई चारा नहीं बचा था। शारदा जी ने बोला, कैलाश जी, आप स्टाम्प पेपर तैयार करवाइए। और लड़की के पिता से बोला, आप भी चाहे तो अपनी तरफ से कोई एग्रीमेंट बनवा लीजिए, सबकी सहमति से उस पर साइन होंगे। अब लड़की वालों के पास कोई चारा तो था नहीं, इसलिए जैसा कैलाश जी और शारदा जी बोल रहे थे वैसा उन्हें करना पड़ा। जब तक स्टैम्प पेपर तैयार हो रहे थे, शारदा जी ने अपने छोटे बेटे वैभव को बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ बोला। वैभव बोला, ठीक है मम्मी, और वहां से चला गया। दोनों पक्षों के उस पर साइन हो गए। फिर प्रतीक और अंशिका की शादी हो गई। अंशिका ब्याह करके प्रतीक के घर में आ गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि अंशिका समझ चुकी थी कि अब इतना आसान नहीं है सबको दबाकर रखना। पर फिर भी उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत कुछ सिखा कर भेजा था। अंशिका के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर फिर भी अंशिका को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मम्मी पापा चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहे और घर का सारा कुछ उसके हाथों में आ जाए। पर ऐसा कुछ तो होने वाला था नहीं। एक दो बार अंशिका ने इस तरह की बातें अपने सास ससुर से की भी थीं कि अब वह बूढ़े हो गए हैं, अपने पूजा पाठ पर ध्यान दें और घर की जिम्मेदारी अंशिका को दे दे। इस पर शारदा जी ने कहा था, अभी हमने अपने छोटे बेटे वैभव की शादी नहीं की है, हम कैसे अपना सब कुछ तुम्हें और प्रतीक को दे दें? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, इस घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर यह सब फालतू की बातें क्यों करती हो? अच्छे से अपना जीवन एंजॉय करो। इतना अच्छा पति मिला है तुम्हें, इतना अच्छा परिवार मिला है, क्यों अपने माँ बाप के बातों में आकर अपना घर बिगाड़ रही हो? उस समय अंशिका चुप हो जाती थी, लेकिन अंशिका के मम्मी पापा तो चाहते थे कि उनकी बेटी उस घर की इकलौती मालकिन बनकर रहे, और सिर्फ बेटी और दामाद रहे, बाकी घर वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। शारदा और कैलाश जी को लग रहा था कि उनके और प्रतीक के प्यार से अंशिका धीरे धीरे उनके घर के रंग में रंग जाएगी और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने लगेगी।
लेकिन फोन पर लगातार उल्टी सीधी नसीहतें मिलने पर उसका भी दिमाग फिरा रहता था। वह अपना सही गलत नहीं सोच पाती थी। एक दिन किसी बात पर शारदा जी ने अंशिका को समझाया कि पति पत्नी की हर बात माँ बाप को नहीं बताई जाती, कुछ प्राइवेसी रखी जाती है। क्योंकि शारदा जी गौर करती थी कि अंशिका फोन पर अपने और प्रतीक की सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करती रहती थी, जो कि सही नहीं था। कुछ बातें सिर्फ पति पत्नी तक सीमित रहनी चाहिए, ना कि माँ बाप ना या सास ससुर तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन प्रतीक और अंशिका के बीच होने वाली छोटी मोटी तू मैं भी अंशिका अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। जब शारदा जी ने इसी मुद्दे को लेकर उसे समझाया तो उसने पलटकर शारदा जी को बहुत बुरी तरह से जवाब दे दिया, जो कि प्रतीक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने अंशिका को अच्छा खासा सुना दिया। अब अंशिका से बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी मां के लिए प्रतीक ने उससे ऊंची आवाज में बात की। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पर फिर भी अंशिका ने उसे बहुत बड़ा बना दिया और उल्टी सीधी बातें प्रतीक को बोलने लगी। प्रतीक ने भी पलटकर कुछ जवाब दिए। शारदा जी दोनों को शांत कर रही थी, पर अंशिका बिल्कुल शांत नहीं होना चाहती थी, बल्कि वह तो कोई मुद्दा खोज रही थी इतने दिनों से, ताकि वह कोई बवाल घर में मचा सके। उसने बोला, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आप लोगों के ऊपर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाऊंगी। और पता नहीं क्या क्या बोलकर वह उनसे लड़ने लगी। वह यह सोचने लगी कि एक बार इन लोगों को पुलिस थाने का चक्कर लगवाऊंगी तो खुद सब मुझसे दब कर रहेंगे। और उसने झूठ मूठ का पुलिस थाने में फोन कर दिया और बोला, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरे पति और सास ससुर ने मेरे साथ घरेलू हिंसा की है। अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। थोड़ी देर में पुलिस शारदा जी के घर आ गई। शारदा जी और कैलाश जी यह सब कुछ देखकर हैरान थे कि अंशिका इतना झूठ कैसे बोल सकती है, जबकि प्रतीक उससे कितना प्यार करता है और वह ऐसी हरकत कर रही है। अंशिका मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि देखो मुझसे उलझने का नतीजा। वह सोच रही थी कि अब यह लोग डर के मारे मुझसे माफी मांगेंगे और मैं यहीं पर मामला खत्म कर दूंगी। फिर उसके बाद अपना रुतबा इन लोगों के ऊपर चलाकर हमेशा शान से इस घर में रहूंगी। फिर कभी कोई मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस वालों ने शारदा जी, कैलाश और प्रतीक से बात की और बोला, इस घर की बहू ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, आप लोगों को थाने चलना पड़ेगा। अंशिका तो इसी उम्मीद में थी कि अब शारदा जी, कैलाश जी और प्रतीक उसके हाथ पैर जोड़ेंगे और बोलेंगे, अपना इल्जाम वापस ले लो। फिर समझौते के साथ वह पुलिस वालों को वापस भेज देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शारदा जी ने पुलिस वालों से बोला, बिल्कुल सर, हमारी बहू ने आपको फोन किया और आप आ गए। आपने अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही निभाई है, लेकिन हम भी तो अपना पक्ष रखेंगे ना? पुलिस वालों ने बोला, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन पहले आप लोग थाने चलिए। अंशिका की सास ने बोला, सर, थाने चलने से पहले आप यह देखिए। और उन्होंने वैभव का इशारा किया। वैभव ने टीवी स्क्रीन पर कुछ वीडियो फुटेज चला दी, जिसमें अंशिका अपने सास ससुर पति से लड़ाई करती हुई दिख रही है और सीधा सीधा उन्हें धमकी दे रही है कि वह उन्हें घरेलू हिंसा के केस में फंसा देगी। जो बातें अंशिका ने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर और प्रतीक से कही थीं, उन सारी बातों की आवाज के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के सामने थी। अब पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं चाहिए थे, उन्हें सब सारी सच्चाई दिख रही थी। उन्होंने अंशिका को अच्छी खासी झाड़ लगाई और बोला, अगर आइंदा ऐसी गलत इल्जाम लगाकर अपने ससुराल वालों को फंसाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। शर्म नहीं आई अपने सास ससुर और पति के बारे में झूठी शिकायत करवाने में? अंशिका हैरान थी, यह सब कुछ कैसे हो गया? पुलिस जा चुकी थी। शारदा जी ने अंशिका से बोला, उस दिन जब हम बारात लेकर गए थे, तभी तुम्हारे घर वालों का एटीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड देखकर हम समझ गए थे कि तुम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए पेपर पर एग्रीमेंट बनवाने के साथ साथ मैंने वैभव को उसी वक्त बोल दिया था कि जब तक यहाँ एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, तुम घर चले जाओ और घर के हर कोने में हाई क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा, जिसमें आवाज की भी रिकॉर्डिंग होती हो, लगवा दो। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारी भाभी और उसके मायके वाले कुछ ज्यादा ही शातिर है। और देखो, आज उसकी जरूरत पड़ भी गई। अंशिका को घर में कैमरे लगे होने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता थी और वह हैरान थी कि उसकी सासू मां शारदा जी इतनी दूरदर्शी महिला है और इतनी होशियार है। शारदा जी ने अंशिका से बोला,
देखो अंशिका, अब तुम्हारी शादी हो ही चुकी है, तो कोशिश करो इस शादी को निभाने की। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूं। शारदा जी और कैलाश जी ने भी बोला, देखो बहू, हमें पता है तुम बुरी नहीं हो। तुम अपने माँ बाप के बहकावे में आकर बुरी हो रही हो। पता नहीं तुम्हारे बाप को यह गलतफहमी क्यों है कि हम तुम्हें परेशान करेंगे। क्या हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी है? देखो, अपने व्यवहार में सुधार लाओ। अब तुम्हारा परिवार ये ससुराल ही है, इसे संभाल कर चलो। किसी बात की कोई कमी नहीं है तुम्हें। एक अच्छा परिवार बनाकर खुशी से रहो, और अगर नहीं रह सकती तो फिर इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कुछ भी करके हमें गलत नहीं साबित कर सकती। हमने तुम लोगों का रवैया देखते हुए पहले से ही अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रखे हैं। आखिरी मौका देते हैं, सुधर सकती हो तो सुधर जाओ। अगर अगली बार ऐसी कोई गलती की तो सुधरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर अपने मायके जाकर अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना। फिर देखते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कितना साथ देते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद अभी नहीं पता, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, पर शादी के बाद ना बेटियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है। एक शादीशुदा बेटी को कोई भी मायके वाला ज्यादा वक्त तक मायके में नहीं रख सकता। इसलिए अभी भी वक्त है, अपना घर बस लो और ससुराल को अपना लो। अंशिका को समझ में आ चुका था कि उसकी चालाकियां इस घर में नहीं चलने वाली। और क्यों करें वह इतनी चालाकियां? प्रतीक इतना प्यार करता है उससे, सास ससुर इतना प्यार करते हैं उसे। वह तो खुद गलत है। पता नहीं कि उसके माँ बाप को क्यों लगता है कि हर ससुराल वाले खराब होते हैं। अंशिका को समझ में आ गया था कि अगर वह चाहे तो अपनी जिंदगी अभी भी संवार सकती है। उसने अपने सास ससुर और प्रतीक से माफी मांगी और बोली, आगे से वह एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। साथ ही साथ अपने मायके फोन करके बोल दिया, मम्मी पापा, अब आप मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल मत दीजिए। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मैं उसे अच्छे से चला लूंगी। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर संभाल लूंगी। मैं बहुत खुश हूं अपने ससुराल में। कहकर अंशिका ने फोन रख दिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।